हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, उसे अब हम देख रहे हैं। इससे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा लेसन मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए हम लेसन देखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। टुडेज वर्ल्ड इज़ मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। आज हम जो भी विश्व देखते हैं, वर्ल्ड देखते हैं, वो साइंटिफिक इन्वेंशंस पे आधारित होता है और डिस्कवरीज पर आधारित होता है। दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस एनेबल टू प्रूव इन टू द क्वेश्चन व्हाट इज साइंस। तो जब हम ये सब देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस मीन्स कोई भी शास्त्र क्या होता है। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज and there are two main types of science। तो हम अगर देखें कि साइंस मतलब है किसी भी चीज़ को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसे सिस्टमेटिकली जब हम देखते हैं, जानते हैं, तो उसे हम साइंस कहते हैं। तो इस प्रकार से साइंस के दो प्रकार माने जाते हैं, एक नेचुरल साइंस है और दूसरा है सोशल साइंसेस। फर्स्ट है नेचुरल साइंसेस एंड सेकेंड इज सोशल साइंसेस। Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions। तो नेचुरल साइंस जो होता है जिसमें कि जो भी लॉज बने हुए रहते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो लैब में, लेबोरेटरी में, जिसे हम प्रयोगशाला कहते हैं, वहाँ पर प्रॉपरली टेस्टेड होती है और एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही। जैसे हम देखते हैं कि नेचुरल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेस बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। तो जो हम नेचुरल साइंस देखते हैं वो एग्जैक्ट साइंस कहलाता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर लॉज होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो जो हम शास्त्र जिसे बोलते हैं, तो जैसे फिज़िक्स हो गया जिसे हम जो भी साइंस के अंडर में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री हो गया जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह के जो साइंस होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, इनमें क्या होता है, एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर विशेषताएं होती हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती हैं। तो ऐसे जो साइंस होता है उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। जैसे हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें प्रॉपर फार्मूला होता है। जैसे हम वाटर का फार्मूला देखते हैं H2O, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु, इस तरह से। तो एक फिक्स फार्मूले पर काम करता है और प्रॉपर नॉलेज हमें इससे मिलता है, तो हम उस साइंस को नेचुरल साइंस मानेंगे। अब सोशल साइंस क्या होता है, तो सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। अब सोशल साइंस मतलब जो गुण और भावना बताता है या फिर किसी का व्यवहार बताता है, ऐसा साइंस सोशल साइंस कहलाता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और अदर आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि यह जो साइंस होता है वह ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। सोशल साइंस जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करके हमें बताता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू मेंटल। जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं जो हमारी मेंटल हमारी जो मेंटल कंडीशंस है उन पर डिपेंड होता है, आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। सोशलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल आस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। और सोशलॉजी जो होती है वो हमारी जो समाज में हम जिस समाज में रहते हैं उसके हिसाब से जो सोशल स्टडी की जाती है वो सोशलॉजी कहलाती है, जिसमें कि हम मानव के व्यवहार के बारे में, मानव के रहन सहन के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड
नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। इस तरह से जो मानव का व्यवहार है, इंसान का बिहेवियर है, उसे हम किसी तरह से टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान का स्वभाव, हर व्यवहार अलग अलग होता है। ना ही हम इसे किसी लेबोरेटरी में जो टेस्ट कर सकते हैं। हैंस द लॉज ऑफ सोशल साइंसेज आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। इस तरह से जो लॉ होता है सोशल साइंस का, वो यूनिवर्सल नहीं होता है, और जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन टेंडेंसीज पर आधारित होते हैं। तो ओवरऑल हमने इस पैसेज में साइंस के बारे में पढ़ा। साइंस एक जो हम विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं वह, और एक दूसरा साइंस जिसे हम ह्यूमन बिहेवियर पर पढ़ते हैं। तो पहला साइंस नेचुरल साइंस कहलाता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, और दूसरा साइंस जो है सोशल साइंस कहलाता है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और सोशल ह्यूमन किस तरह से रहता है और समाज में किस तरह से उसका रहन सहन, उठना बैठना, उस सब पर स्टडी की जाती है। तो इस तरह से यह दो हम जो हैं साइंस के बारे में हमने इस पैसेज में देखा है। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अब जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग क्या है वह अब हम देखेंगे। तो एक बहुत ही पैसेज को लाइन टू लाइन समझाने के बाद मैं आपको एक जो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट्स है, ओवरऑल जो उसका सार है, या जो हमने पूरा मीनिंग निकाला है, उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक भी एक सोशल साइंस है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और ह्यूमन्स के जो भी वांट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक का ये वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, ओकिनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये ग्रीक वर्ड है ओकिनोमिया, जिसका मतलब है कि हाउस होल्ड जो मैनेजमेंट, जो हमारा एटलीस्ट हमारा घरेलू जो मैनेजमेंट हम करते हैं उसके बारे में कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुएल्सन। तो पॉल सैमुएल्सन है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस कहा है। इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि इकोनॉमिक जो है वह ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक आस्पेक्ट को डील करती है। इकोनॉमिक आस्पेक्ट मतलब फाइनेंशियली, जो उसके फाइनेंस से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनके बारे में हमें डील करती हुई बताती है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। तो ये इकोनॉमिक है जो है, अर्थशास्त्र जो है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बताता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं होती हैं बहुत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन अनलिमिटेड इच्छाओं को वो किस तरह से अपने लिमिटेड मीन्स से, जो उसके पास साधन लिमिटेड होते हैं, उनसे वो उसे किस तरह से सेटिस्फाइड करता है, खुद को किस तरह से सेटिस्फाइड करता है, उसके बारे में इकोनॉमिक्स हमें बताता है। देखिए एक एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि जैसे हमारे घर में सपोज़ टीवी, फ्रिज और एसी, इन तीन चीज़ों की अभी डिमांड है। तो हम क्या, किस चीज़ को, अभी डिमांड तो हमारी तीन है, लेकिन हमारी जो आज कंडीशन है वो हमारी एक ही चीज़ खरीदने की, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, हमारे पास कम रुपए हैं। तो हम उसमें से सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देंगे कि हमें संतुष्टि भी मिले और हमारी एक वांट भी पूरी हो। तो इसके लिए अब देखिए एसी, टीवी और फ्रिज, इसमें सबसे पहले हम किसे प्रेफरेंस देंगे? तो जैसे मेरे हिसाब से मैं फ्रिज को पहले प्रेफरेंस दूंगी। क्यों? क्योंकि फ्रिज में हमारा बचा हुआ जो भी हम खाना वगैरह होता है मोस्टली, क्योंकि अगर जॉब गोइंग है या फिर आज हमें बहुत ज़रूरत है फ्रिज की, क्योंकि उसमें हम दूध है, फ्रूट्स हैं, सभी कुछ सेफ़ रख सकते हैं। तो टीवी, एसी और फ्रिज, इस तीनों में पहले प्राइमरी में किसे प्रेफरेंस दूंगी? फ्रिज को। तो इससे मेरी जो मेरे पास पैसा है, लिमिटेड पैसा है, उससे मैं फ्रिज भी ख़रीद पाऊँगी, और इन तीन वांट्स में से मैं एक वांट को फुलफ़िल करके, जो मेरी एक मांग है, जिस फ्रिज की इच्छा है, उसे मैं पूरी कर सकूँगी। बाकी दो को मैं नेक्स्ट समय के लिए बचा कर रखूँगी।
तो इस तरह से किसी एक चीज़ को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसे हम पूरा करेंगे, और बाकी की जो दो दो मांगे हैं, हमारी जो दो डिमांड है, उसे फ्यूचर के लिए हम रख लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक इच्छा भी पूरी हुई, और उस हमारा जो लिमिटेड मीन्स मतलब जो लिमिटेड मेरे पास पैसा था उसका भी मैंने यूज़ किया। तो इस तरह से हम हर घर में, अब तुम आप स्टूडेंट हो, आपके घर में भी पेरेंट्स इसी तरह से अपना बजट बनाते जाते होंगे कि जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है हम वह पहले करेंगे, और अब जो चीज़ हम बाद में कर सकते हैं उसे हम थोड़ा रुक कर करेंगे। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास कम साधन है हमारे पास, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत हैं। तो उस कम साधन में हम अपनी कौन सी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, उसी का जो अध्ययन है, उसी का जो स्टडी है, इकोनॉमिक्स करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस। तो यहाँ पर डेफिनेशंस दी हैं इकोनॉमिक्स की, उसे हम सबसे पहले देखेंगे। कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। तो कौटिल्य ने सबसे पहले इस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो कौटिल्य के अनुसार अर्थ का मतलब है वेल्थ, और आज हम अर्थ का मतलब हमें पता है हमारे पास संपत्ति या वेल्थ पैसा, और शास्त्र मतलब साइंस। अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो अर्थशास्त्र बताता है उस साइंस को कि किस तरह से हम अपने पास वेल्थ को, संपत्ति को लाते हैं, हम पैसे को अर्न करते हैं, और किस तरह से हमारी अर्थ को, हमारा जो संपत्ति है, हमारा जो पैसा है, वेल्थ है, उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, यह अर्थशास्त्र बताता है। इसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। तो अर्थशास्त्र जो है एक प्रकार का ट्रीटाइज है, मतलब एक तरह का तथ्य है जो हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी बताता है, क्योंकि हम घर के ही काम में इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल वे में भी हम इस अर्थशास्त्र को यूज़ करते हैं। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज। तो कौटिल्य ने अपने क्या व्यू दिए थे, क्या की पॉइंट थे उसके डेफिनेशन के। क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। तो जब भी हम इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो उसमें स्टेट और गवर्नमेंट का एक प्रॉपर रोल होता है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसमें सबसे पहले फोकस किया जाता है कि किस तरह से वेल्थ को कमाया जाए, वेल्थ को क्रिएट किया जाए, संपत्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए, एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जिससे कि राज्य का पूरा तरह से कल्याण हो सके, भला हो सके। मतलब लोगों की भलाई के लिए हमें वेल्थ को क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। और राज्य को अच्छी तरह से चलाना है, अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से चलाना है, तो हमें राज्य को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी ज़रूरी पड़ेगी, लेकिन वह भी एफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ही काबिल होना चाहिए। फोर्थ है कंपिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ है, राजनीतिक जो भी नीतियाँ हैं, उनको भी अच्छी तरह से कंपाइल करना पड़ेगा, उन्हें भी अच्छी तरह से रचना उनकी करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारे राज्य में हमें या देश में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो उसके लिए सभी तरह की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक पहला गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रोल अच्छा होना चाहिए। दूसरा स्टेट वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छी और एफिशिएंट होनी चाहिए। और चौथा कि पॉलिटिकल आइडियाज़ को कंपाइल करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से बनाना चाहिए। डू यू नो, अभी कौटिल्य कौन थे? देखिए, कौटिल्य वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइज़र ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। अब हिस्ट्री में हमने देखिए मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा है। तो जो मौर्य के राजा थे, मौर्य शासन था, उस समय कौटिल्य थे, वो वहाँ के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, रॉयल एडवाइज़र मतलब वह सलाहकार भी थे। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन्हीं को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ऑथर्ड द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज द अर्थशास्त्र। और कौटिल्य ने ही एंशियंट इंडियन जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना की थी।
कुछ और डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ हमें दी गई हैं। फर्स्ट है एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के बारे में वो वेल्थ ओरिएंटेड है। देखिए कैसी है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब उस समय में, प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं एडम स्मिथ, वो उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी जो डेफिनेशन थी वो वेल्थ ओरिएंटेड मतलब पैसों से संबंधित, संपत्ति से संबंधित ऐसी डेफिनेशन थी। आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स, जिसने के इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। He is most famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations। इनकी जो उन्होंने काम किया है उसका वर्णन जो है An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations इस बुक में किया गया है। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को संपत्ति वाला साइंस कहा है कि मतलब जिसके पास जो संपत्ति है उसकी स्टडी, मतलब कोई भी पैसों की स्टडी, वेल्थ की स्टडी करना मतलब इकोनॉमिक्स, ऐसा उन्होंने बताया है। उनकी जो डेफिनेशन है उसकी जो की पॉइंट्स थे वो हम देखेंगे। लेजी स्फेयर मतलब नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। उनके अनुसार गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेजी स्फेयर इकोनॉमी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के वेल्थ अर्न करते समय गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स और डिवीजन ऑफ लेबर एज एन आस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब जो भी संपत्ति है और जो कैपिटल है, पूंजी जो बन रही है, जो संपत्ति जो बन रही है, उसका एक्यूमुलेशन प्रॉपर उसका लेखा जोखा होना चाहिए। और नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स और डिवीजन ऑफ लेबर एज एन आस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, कि जो लेबर है वो काम करेंगे तो जितना वो काम करेंगे उतनी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी ग्रोथ करेगी। इस तरह के जो कुछ की पॉइंट्स थे एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में दिए हैं। इधर डू यू नो में हमें दिया है पॉल रोमर एंड विलियम नॉडस हैज़ वन नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर 2018। Paul Romer tends to be described as a growth theorist, whereas Mr. Nodus has remarkably contributed to the field of environmental economics। तो यहाँ पर हमें दो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में बताया है जिन्हें 2018 में नोबल मेमोरियल प्राइज़ मिले हैं। पॉल रोमर को ग्रोथ थियोरिस्ट के रूप में उन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में, और मिस्टर नॉडस को एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। इधर यहाँ हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उनकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो दी है वो हम देखेंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड जो है वो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक की। देखिए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अल्फ्रेड मार्शल जो थे, जिन्हें न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। उनकी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उनके अनुसार जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है मैनकाइंड की एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में, कि किस तरह से एक मैनकाइंड जो है अपना बिजनेस लाइफ में किस तरह से अर्न करता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। जो कि एग्जामिन करती है किसके बारे में, एक इंडिविजुअल जो कि अपना किस तरह से अर्न करता है, सोशली उसका एक्शन क्या होता है, और जो बिल्कुल कनेक्ट होता है यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, और जो कि अपने वेलबींग, अपने लिए मटेरियल को
अच्छी तरह से किस तरह से यूज़ करना जानता है। तो उनके अनुसार एक डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो इकोनॉमिक जो है मैनकाइंड जो है हर एक व्यक्ति के बारे में किस तरह से वह ऑर्डिनरीली अर्न करता है और किस तरह से वह उसे जो भी रिसोर्स अर्न करता है उसका यूज़ अपने वेलबींग अपने लिए किस तरह से करता है, उसे वह इकोनॉमिक का नाम उन्होंने दिया है। उनके की पॉइंट्स है डेफिनेशन के कि स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, यानी इकोनॉमिक्स जो है उनके अनुसार ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज़ अ बिहेवियरल साइंस, जो भी व्यक्ति है ह्यूमन बीइंग है उसके बिहेवियर को वह स्टडी करता है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, और जो ये उनके अनुसार जो इकोनॉमिक्स मतलब जो मटेरियल वेलफेयर के बारे में स्टडी होती है। और इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, उनके अनुसार इकोनॉमिक केवल वेल्थ की स्टडी करता है ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो ये उनके अनुसार की पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लॉयनल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर लॉयनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की वह है स्कैरसिटी ओरिएंटेड। अभी ये क्या वर्ड है वो हम यहाँ पर समझेंगे। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो उनके अनुसार जो है उन्होंने जो अपनी बुक पब्लिश की थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में जो पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड थी। उसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए रॉबिन्स की ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा फेमस है और आप इस डेफिनेशन को ईजीली लर्न कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर इकोनॉमिक की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। तो इनके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक वह साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर और उसके रिलेशनशिप, किसके बीच के रिलेशनशिप, उसकी जो डिमांड है, एक तो उसकी जो डिमांड है उस पर, और उसके पास जो स्केयर मीन्स हैं, लिमिटेड जो साधन हैं, उनका अल्टरनेटिव यूज़ वह किस तरह से करता है उसे दर्शाने वाला जो शास्त्र है वह इकोनॉमिक्स है, ऐसा रॉबिन्स का कहना है। बहुत इजी बिजी डेफिनेशन है कि इंसान जो है अपने एक बिहेवियर के ह्यूमन बिहेवियर जो है ऐसा है कि उसके पास साधन कम है और उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। तो उस अनलिमिटेड वांट्स को वो अपने लिमिटेड साधन से किस तरह से पूरा करता है वह बताने वाला जो साइंस है वह इकोनॉमिक्स है, ऐसा यहाँ पर रॉबिन्स ने बताया है। उनके की पॉइंट्स है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, जो एंड्स है हमारी, एंड्स वांट्स मतलब एंड्स हमारी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। मीन्स आर कंपैरेटिव लिमिटेड, हमारे जो साधन होते हैं हमारे पास, पैसा बोलो या फिर किसी भी इच्छा को पूरी करने के जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, और जो भी हमारी वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको हम ग्रेड करते जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एसी, फ्रिज और टीवी के बारे में कि मैंने जो अपनी सबसे प्रायोरिटी वाली वांट थी, जैसे फ्रिज की वांट थी, उसको सबसे ऊपर रखा, फिर बाद में मैं टीवी और लास्ट में एसी, इस तरह से अपने ग्रेड दूंगी अपनी वांट्स को। उस तरह से वांट्स को हम ग्रेड कर सकते हैं, प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़, और हमारे जो मीन्स हैं, हमारे जो साधन है, उसका हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मतलब आज हमने इस इच्छा को पूरी की, अगले बार हमारे पास साधन बढ़ेंगे तो हम आगे वाली इच्छा को पूरा करेंगे। इस तरह से हम अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है।
अभी यहाँ पे कुछ थॉट हैं और नेम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट दिए हैं। तो थॉट में है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 18th सेंचुरी, इसका ये है इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल और टी आर माल्थस हैं। उसके बाद नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो 19 से फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के बीच के थे, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल आते हैं, ए.सी. पिगू, इरविंग फिशर आते हैं। फिर मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट जो है 20th सेंचुरी टिल डे, तो जे.एम. कीन से लॉयनल रॉबिन से पॉल सैमुअल्सन है, ये आज के इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिस्ट के उनकी डेफिनेशंस देखी, इकोनॉमिस्ट के नाम देखे। अब यहाँ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि इन 1933 सर रैगनार Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. तो यहाँ पर economics की दो branches बताई गई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है माइक्रो और सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये दोनों ही ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, तो माइक्रोज एंड मैक्रोज। तो इसमें हम फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे और ये ब्रांचेस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए और मैं आपको हर एक वीडियो में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी, उनके बारे में समझाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।